और खबरों की शुरुआत करेंगे कर्नाटक से, जहां हिजाब तनाज़े को लेकर जारी एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने उडुपी जिले में दफा 144 के निफाज का ऐलान कर दिया है। 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक इसका निफाज होना है। हिजाब की हिमायत और हिजाब की मुखालिफत में होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने यह अहम फैसला लिया। वाज़ेह है कि हिजाब का तनाज़ा कर्नाटक के शहर उडुपी के ही एक कॉलेज से शुरू हुआ था और अब ये पूरे मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और वहीं आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी में हिजाब में पढ़ने वाली बच्चियों को तालीम दी है और कभी भी किसी तरह की कोई मुश्किलें नहीं आई हैं। आज हुकूमत जानबूझकर ऐसे मामले को हवा दे रही है जिसकी कतई जरूरत नहीं है। मेरा सीधा तौर पर सवाल है कि इस मुल्क की प्राथमिकताओं में आज हिजाब की कंट्रोवर्सी है, जहां बेरोजगार पर लाठियां चल रही हैं, बेरोजगारी 5 दशक में चरम पे है, भुखमरी के इंडेक्स पे हम 116 देशों में 101वें स्थान पर। कहां ले जा रहे हैं अपने देश को हम? ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्राफ्ट की गई है। आर्टिकल 25 भी तो कोई चीज है ना? क्या हम संविधान से नहीं चलेंगे? मैंने खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट हिजाब पहन के आते थे। मैं क्या कहूं? निकाल दूं क्लास से, गेट आउट ना। एक संदर्भ क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण है ना। ये अवरोधक क्यों पैदा कर रहे हैं? गवर्नर साहब, उनकी मजबूरियां है, मैं जानता हूं, उनको बैटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नर है आखिर। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकताओं को देखना होगा। एक देश के रूप में हम असफल हो रहे हैं कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर, उसके लिए सबको सामूहिक चिंता होनी चाहिए। और वहीं समाजवादी पार्टी लीडर रिया सिद्दीकी ने मुल्क में जारी हिजाब तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। रिया सिद्दीकी ने कहा कि हिजाब ख़वातीन की तरक्की, सियासी और फलाही सरगर्मियों में हरगिज़ भी रुकावट नहीं है। रिया सिद्दीकी ने हिजाब में रहकर ही अपनी समाजी और सियासी सरगर्मियों को जारी रखने की बात कही है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उनसे इस सिलसिले में बातचीत की। देश में लगातार हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन कानपुर की एक ऐसी राजनीतिक महिला जिन्होंने इस बात से राजनीति शुरू की कि वो कभी नकाब नहीं उतारेंगी। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रिया जी मौजूद हैं। रिया जी, आपने किस तरह से राजनीति की शुरुआत की और आपकी क्या शर्त थी? मेरी राजनीति की पहली शर्त यही रही है कि मैं हिजाब में ही राजनीति करूंगी, क्योंकि राजनीति जो होती है ना, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, ना करके अपने चेहरे से और ना करके अपने नाम से। इंसान का काम ही बोलता है। तो जब आपने राजनीति शुरू की, कहाँ से शुरू की और अब कहाँ पर हैं, क्या शर्तें रखी आप? मैंने राजनीति पहले अपनी समाज सेवा से शुरू करी और समाज सेवा करने के बाद मुझे ये लगा कि शायद मुझे MIM में ज्वाइन होना चाहिए, तो मैंने MIM में ज्वाइन करा। और फिर जब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विकास ही होना चाहिए, क्योंकि करनी और कथनी में फ़र्क होता है, तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। और समाजवादी पार्टी में भी मेरी यही शर्त रही पहली कि मैं हिजाब में रह कर ही राजनीति करूँगी। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो लोग हिजाब को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक मुद्दा है, इनको लाना है जिनको चुनाव में बंटवारा करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि 80 और 20% की लड़ाई है। आपको समझदार है कि 80-20% उन्होंने क्या बोला, लेकिन नहीं, यहाँ सबका साथ जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ढकोसलेबाजी से बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर रिया सिद्दीकी जी का साफ तौर से कहना है कि उन्होंने जो शुरुआत की थी वो उस पर अमल करेंगी और कभी नकाब नहीं उतारेंगी, चाहे उन्हें क्यों ना राजनीति छोड़नी पड़ जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्मनामे पर सौहार्द कर्नाटक तंजीम ने मायूसी का इजहार किया। बेंगलुरु में मारूफ समाजी कारकुन सैयद अब्बास ने कहा कि हिजाब और जाफरानी शॉल को एक ऐनक से हरगिज ना देखा जाए। मुस्लिम लड़कियां हिजाब सदियों से पहनती आ रही हैं। सिर्फ हिजाब की मुखालिफत करने के लिए जाफरानी शॉल का इस्तेमाल करना किसी भी नुक्ता नज़र से सही नहीं है। यूनिफॉर्म के साथ हम सब हैं, वी ऑल स्टैंड विथ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो डिबेट, जो बात हो रही है हेड स्कार्फ के बारे में है। ये जो लड़कियां हैं, जो पिटिशनर्स हैं, सैयदा, जरफा और आलिया, उन्होंने खुद जनवरी 5 को अपना स्कूल का उडुपी में रूल बुक दिखाया, एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखाते हुए कहा कि हेड स्कार्फ विच मैचेस कोऑर्डिनेटेड विद द यूनिफॉर्म इज अलाउड। सो अब देखिए, अभी राजनीति है, जब हेड स्कार्फ अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ, दिक्कत क्या है आपकी? A totally religious intolerance in going on in Karnataka. I condemn that. This is not fair and this is not good. They are questioning the integrity of the constitution and also as well as the credibility of the constitution.
तो ये मानना है कि देखिए हिजाब का इशू इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। हर एक इंसान का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के हिसाब से कि हम लोगों का हक है कि जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है अपने तरीके से फॉलो कर सकता है अपना फेथ। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हिजाब हमारी लड़कियां बहुत पहले से पहन रही थी, लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल से सवाल करना चाहूँगी कि उनको अचानक से अब आउट ऑफ नोवेयर इनको अब कहाँ से याद आ गया, एग्जाम्स के करीब के और इलेक्शंस के करीब इनको कहाँ से याद आ गया कि हिजाब को बैन करना चाहिए। हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे अगर बेटी को हम लोग कॉलेज के अंदर आने नहीं दोगे आप। हिजाब के मामले में कर्नाटक की इमारत शरिया ने कहा कि मुस्लिम ज़ेर इंतजामिया स्कूलों, कॉलेजों और उर्दू स्कूलों के लिए किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। बेंगलुरु में इमारत शरिया कर्नाटक के नुमाइंदा मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि महकमा तालीम के सर्कुलर के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर और महकमा तालीम से बातचीत हो गई है। तो उन सब के लिए एक मुतलक ऑर्डर शाया करके ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ आए, हिजाब के बग़ैर आए, हिजाब के साथ ना आए। इसी तरह साफ़रान शाल के बग़ैर आए और तिलक के बग़ैर आए। कोई भी मजहबी चीज़ को अपने साथ लेकर ना आए। इस तरह का एक आर्डर भी वो ऑफिस से शाया हो के मुख्तलिफ स्कूलों के मैनेजमेंट तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स, वहाँ के प्रिंसिपल वे बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं कि अब करें तो क्या करें, क्या ये वाक़ईतन इस पर हमको अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी इत्तला की है और इसी तरह एजुकेशन सेक्रेटरी को भी इत्तला की है और हमारे इस रियासत के वज़ीर आला को भी इसकी इत्तला की है। हम ये बात वाज़े कर देना चाहेंगे कि जो कोर्ट में आर्डर है, हर कॉलेज के लिए एक एजुकेशन कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो वो कमेटी जो लिबास तय करेगी, हर स्कूल की कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी, तालीमी कमेटी जो होती है, वो जो लिबास, जो यूनिफॉर्म तय करेगी उसको वो पहनकर आना ज़रूरी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स में एक अलग यूनिफॉर्म होता है और साथ ही साथ वो स्कार्फ भी उसी कलर का यूनिफॉर्म में दाखिल है, तो वहाँ की स्कूलों में जो मुस्लिम मैनेजमेंट हैं वहाँ स्कार्फ पहन के आने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। मध्य प्रदेश में तारीखी शहरों का नाम बदलने की सियासत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस सियासी घमासान के बीच अब तक हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम और बाबई का नाम बदलकर माखनगर किया जा चुका है। अब भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किए जाने की मांग शुरू हुई ही थी कि इंदौर से बीजेपी एमएलए रमेश मंडोला ने इंदौर का नाम बदलकर अहलिया नगर करने का मुतालबा शुरू कर दिया है। इस शहर को लोग अहिल्या माता जी के नाम से ही जानते हैं, पर इंदौर मेरे पता नहीं क्यों इंदौर इसका नाम है। इसका नाम भी है ना, जो इंदौर की जगह अहिल्या नगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उनके प्रति भी एक जो सम्मान है, थे गौरव का जो भाव आएगा। अहिल्या के नाम पे हम बार बार कहेंगे साहर अहिल्या नगर है, हम तो अहिल्या नगर के निवासी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आज बैठक में चर्चा की, आपने अपना विचार व्यक्त किए। अब जो मानेंगे सब मानेंगे तो ठीक है, वो एक अच्छा हो जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, मशहूर मक़ौला है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ तो नामों में ही सियासत सबसे ज्यादा की जा रही है। तामीरी कामों की जानिब तवज्जो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या कुछ सूरत हाल है, उस पर भी लगातार हम बातचीत करते रहे हैं, खबरें देखते रहे हैं। नामों को लेकर सियासत आखिर कब तक है ना? इसके पीछे सियासत यह है कि अपने अपने मजहब की, अपनी अपनी तारीख की बालादस्ती को कायम रखना है। और दुनिया जब से कायम हुई है, जब एक हाकिम आता है तो दूसरों की चीज़ों को मिटाता है। वही सारी चीज़ें अब यहाँ पे कायम है। हालांकि हिंदुस्तान की जब हम बात करें 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी को हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ें जो आज़ादी से पहले की थी
वो नजरियात अब भी कायम है। पहले बादशाहों का मामला था, लेकिन मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में हजारों साल की तारीख में पहली बार जो है जब मुल्क आज़ाद हुआ तो एक दस्तूर नाफिज किया गया, और इस दस्तूर में चाहे वज़ीर आज़म हो या प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या आम शहरी हो, सबके अपने हुकूक तय किए गए और सभी को बताया गया कि आपको किस तरह से कानून की तहत पाबंद रहना है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वो सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से आपने कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम शहरों के हो तो हो तब्दील, इनकी तारीख कोई क्या बदले। एक तारीख जो रकम की जा चुकी है, सैकड़ों साल की जो तारीख है, चाहे हम भोपाल की बात करें जो 1000 साल से ज़्यादा की तारीख है, अगर हम इंदौर की बात करें तो मालवा में इंदौर शहर जो है इंदेश्वर मंदिर के पास जो है बनाया गया, राव नंदलाल ने उसको बनाया, रावल्ला जो वहाँ से बना, वहाँ से उसको नाम की शुरुआत हुई, और फिर जो देवी अहिल्या के नाम से मंसूब करने की बात की जा रही है, वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर जो हुकूमत की, उन लोगों ने इंदौर पर ही हुकूमत की। अगर उनका नाम बदलकर इंदौर किया जाएगा तो आलिया नगर किया जाता है, यकीनी तौर पर तो वो तारीख जो है वो कहीं ना कहीं मस्क होगी। तो हम चाहे होशंगाबाद का नाम बदलकर जो है नर्मदापुरम करने की बात करें, या भोपाल का नाम जिस तरह से बदलकर जो है भोजपाल करने की बात की जा रही है, या इससे पहले जो नाम बदले गए हैं, सवाल बुनियादी तौर पर यही है, बात लोग जॉब की कर रहे थे लेकिन बात हिजाब की होने लगी। बात जो है विकास की लोग करते हैं तो नाम मील के पत्थर बदलकर एक इबारत नहीं लिखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमतों को मान चाहिए कि वो विकास के काम करें। विकास का आप काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आने वाली नस्लें याद करेंगी, जमाना याद करेगा कि हुकूमतें थी और इसने अपने शहरियों के लिए ये सब बेनजीर काम किए हैं। नाम बदल देने से, मील के पत्थर बदल देने से शहरों की तरक्की नहीं होती है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तज्जिए के लिए, बातचीत के लिए। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कम उम्र में वो कर दिखाया जो नामुमकिन नजर आता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए तिश्का सुजीत से बातचीत की, आइए देखते हैं। यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे जीनियस से मिले जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो आगे ही आगे भाग रही हैं। जब लोग 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की तैयारी कर रही हैं। तनिष्का नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? जब मुझे पता चला था कि मैं बायजूस यंग जीनियस शो पे जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे बहुत नाम मिलेगा और सब मुझे पहचानेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। What was special for you? What was your most memorable experience? When I was going on the stage, सब इतनी सारी writings थी। This was my first time in this big show. So इतनी सारी writings थी, सारे लोग थे, मोनी रॉय मैम थी, तो सबको देख के मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई हैव डन समथिंग ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब अब भी है कि आप कुछ नया गोल तय किया है? मुझे अभी भी जज ही बनना है, चीफ जस्टिस। मोनी रॉय के साथ क्विज करके आपको अच्छा लगा? जब मुझे पता चला मोनी रॉय मैम आने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं मम्मी को बोल रही थी वाओ, इट इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मोनी रॉय मैम। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप और भी ऊंचाइयां सफलता की छुएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और एकदम सुपर्ब एक्सपर्ट बनकर उतरें, और एक दिन मैं आपको चीफ जस्टिस की उस कुर्सी पर जरूर देखना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम आयद किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 7.5 साल में 5,35,000 का बैंक घोटाला हुआ है और अब तक का सबसे बड़ा घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार की आंख के नीचे हुआ है। बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स।
साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। The 3 indelible facts which reflect the gross mismanagement of the banking system, holding the banking system captive to bank fraudsters, the initiation of loot and escape flagship scheme for bank fraudsters by the Modi government is writ large. एटा में तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि सभी पार्टियों ने यूपी को सिर्फ लूटा, गुंडागर्दी फैलाई, अवाम के साथ नाइंसाफी की। सिर्फ बीजेपी ने ही यहां गुंडागर्दी को खत्म किया और कोरोना के दौर में भी डटकर मुकाबला किया, कोरोना के जिन को बोतल में बंद किया। हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को मकान नहीं दिया, गरीबों को शौचालय नहीं दिया और स्वास्थ्य की भी कोई उत्तम व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए थे। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना है। कोरोना में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हो गई और उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना के जिन को बोतल में ऐसा बंद कर दिया कि हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र है, कोरोना का कहीं अता पता नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने लुधियाना में अवामी रैली से खिताब करते हुए चन्नी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो हुकूमत मुल्क के वज़ीर आज़म की हिफाजत नहीं कर सकती, वो अवाम की हिफाजत क्या करेगी। आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? चन्नी जी, आपको 1 सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चलो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे, ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए।
मध्य प्रदेश में इटारसी रेलवे स्टेशन के करीब एक चलती ट्रेन की पेंट्री कार में मैनेजर के जरिए एक 21 साल खातून की इस्मत दरी का मामला सामने आया। जीआरपी के एसपी हितेश चौधरी के मुताबिक ये वाकया जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में पेश आया। ये ट्रेन बेंगलुरु और हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के दरमियान चलती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा को जर्नल कोच में जाने को कहा गया था, जो कि गैर इरादी तौर पर पेनेट्री कार में चली गई और वहीं उनके साथ ज्यादती की गई। पुलिस ने कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश जारी है। सभी यात्रियों के माध्यम से उसने इस सूचना को नोट कराया था। जब आरपीएफ कंट्रोल रूम से पुलिस जीआरपी थाना भोपाल की टीम को यह सूचना मिली तो उस महिला को और अन्य सहयात्रियों को उतरवाया गया और उससे जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें जानकारी मिली कि वो जो फरियादिया है वो मूलतः दिल्ली की रहने वाली है और मुंबई गई हुई थी। मुंबई से वो अकेले ही लौट रही थी और बीच में उसने भुसावल में अपनी जर्नी ब्रेक किया। भुसावल से पुनः दिल्ली के लिए कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन पर रवाना हुई। वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसे उसने ज़मीन में लेटा हुआ देखकर फर्श पर लेटी हुई थी वो ट्रेन के। उसे कहा कि तुम्हें दूसरे कोच में जगह मिल जाएगी, वहाँ लेकर आया और थोड़ी देर के बाद पेंट्री कार का ही जो एक स्टोर रूम था संभवतः वहाँ लेकर गया और वहाँ महिला के साथ में दुष्कर्म किया है। महिला ने जो हुलिया बताया है उस हुलिया के हिसाब से पेंट्री कार के ही एक कर्मचारी को चिन्हित किया गया है। धरपकड़ की टीम रवाना कर दी गई है और जल्दी ही उसे अभिरक्षा में लेकर हम घटना के अन्य आयामों की विवेचना करेंगे। मुंबई में नौशाद संगीत समिति की जानिब से इस बार वैलेंटाइन डे की मुखालिफत मुंबई में की जा रही है। दुनिया की मशहूर फिल्मी अदाकारा मधुबाला की तस्वीर के साथ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। वैलेंटाइन डे के बजाय हिंदुस्तान के लोगों को इस दिन को सिनेमा अदाकारा मधुबाला डे के तौर पर मनाना चाहिए। हमारे नामानिगार सर्वेश तिवारी ने जुहू के इलाके में लगाए गए इस पोस्टर का जायजा लिया। वैलेंटाइन डे नजदीक आता है, अक्सर ये विवादों में नजर आता है। खासकर मुंबई और महाराष्ट्र में वैलेंटाइन डे को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए, तोड़फोड़ भी की गई। लेकिन इस बार मुंबई शहर के कई सड़कों पर नौशाद संगीत समिति की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है मुंबई के जुहू इलाके पर। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जगह अमिताभ बच्चन जो महान अभिनेता हैं सिनेमा जगत के, उनके जलसा बंगले की बिल्कुल 150 कदम की दूरी पर है और उसी 150 कदम की दूरी पर ये पोस्टर लगाया गया है नौशाद संगीत समिति की ओर से और इसमें ये ऐलान किया गया है कि इस बार का जो वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी के रोज़ मनाया जाता है और इसी 14 फरवरी के रोज़ सिने तारिका महान अभिनेत्री मधुबाला का जन्मदिन भी है। नौशाद संगीत समिति की ओर से इस पोस्टर के जरिए अपील की गई है कि 14 फरवरी के रोज़ इस बार से पूरे भारत में सभी लोग जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते रहे वो अब से 14 फरवरी की रोज से जो सच्चे और पवित्र प्रेम की प्रेरणा ग्रुप में मधुबाला का जो जन्मदिन है वो मनाएं। नौशाद संगीत समिति की ओर से ये पोस्टर सिर्फ जुहू इलाके में नहीं बल्कि मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में लगाया गया है और इसी तरह की अपील की गई है। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। सो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक जैसे ही मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने मधुबाला जी का पोस्टर देखा और मुझे रुकना ही था। तो फिर क्योंकि मधुबाला जी का बर्थडे है 14 फरवरी को, तो मुझे लगता है कि हाँ उसको बहुत बड़ी तरह से मनाया जाना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने 70 के ऊपर फिल्म्स की हैं एंड यू नो आई एम ह्यूज फैन ऑफ मधुबाला जी एंड जो उनका लुक है, जो उनका एक्टिंग है वो बस रहता है दिमाग में, तो उनका तो मनाना ही चाहिए। सो मुझे लगता है हाँ 14 फरवरी शुड बी डेडिकेटेड टू मधुबाला जी। और जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी की है, जैसे अभी आपने बताया तो मधुबाला जी का नाम है और मधुबाला दिवस के नाम पे मनाना चाहिए। तो अच्छी बात है, ये अच्छी प्रयास है कि वैलेंटाइन डे के वजह हम उसको मधुबाला एक्ट्रेस की जन्मदिन के हिसाब से, उनको श्रद्धांजलि के हिसाब से हम मनाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत सुंदर प्रयास है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।